नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में हमारा पहला टॉपिक जो कि हमने कल डेफिनेशन के बारे में और जो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी की अप्रोच है उनके बारे में बात कर ली थी। आज हम हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सिलेबस में ये पांचवा और छठा टॉपिक हो सकता है, आप अच्छे से देख लेना। जो मुख्य सिलेबस है यानी कि जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं, तो हम जो दूसरा टॉपिक है उस हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो कंपोनेंट है वो देखेंगे सॉइल के, उसके बाद में सॉइल की प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे जो रॉक्स है, मिनरल्स है, उनकी बाद में अच्छे से बात करेंगे क्योंकि आपको जो जो मेन बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, वो समझना जरूरी है। इसलिए डेफिनेशन और इनके बाद में जो ब्रांचेज है इनके बाद में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट की, यानी कि सॉइल में पाया क्या क्या जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सॉइल में देखने को मिलेगी, किस आधार पर देखने को मिलेगी, कितना क्या परसेंटेज रहेगा, इन्हीं सब की बातें करने वाले हैं। और प्रोफाइल में किस प्रकार से जो प्रोफाइल है उसका निर्माण होता है, जो अलग अलग प्रोफाइल में जो संस्तर देखने को मिलते हैं यानी कि हॉरिजॉन्स देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से हैं, सभी की आज बातें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। अब देखो, कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जो मिट्टी है उसका संगठन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें उपस्थित है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली कि मिट्टी में हवा होती है, हवा के अलावा उसमें पानी भी होता है, और पानी के अलावा जो चीजें हम देखते हैं उनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट दिखती है सॉलिड के रूप में। यानी कि पहले तो हम इनको दो भागों में बांट लेंगे। एक में हम कहेंगे कि एक पोर स्पेस है यानी कि रंध्रावकाश है, और दूसरी तरफ जो हम चीज कहेंगे, हम कहेंगे कि सॉलिड स्पेस यानी कि ठोस भाग भी है। तो पहले तो इनको दो भागों में बांट लेंगे। पहले तो हमने क्या कर दिया, इनको दो भागों में बांट दिया कंपोनेंट्स को। पहले हमने कहा कि एक तो रंध्रावकाश देखने को मिलेगा। रंध्रावकाश का मतलब है पोर स्पेस यानी कि खाली जगह, पोर स्पेस। अब देखो, पोर स्पेस का मतलब यह है कि इसमें मुख्य रूप से आपको एक तो दानों के बीच में हवा और दूसरी पानी देखने को मिलेगा। हवा और पानी दोनों चीजें पोर स्पेस के रूप में देखने को मिलेगी, इनकी हम अभी बात करेंगे। यहां पर आपको दूसरी चीज देखने को मिलेगी सॉलिड स्पेस। सॉलिड स्पेस का मतलब क्या हो गया, ठोस भाग, सॉलिड स्पेस, या इसी को हम कह सकते हैं ठोस भाग। ठीक है। अब ठोस भाग में क्या है, ठोस भाग में मुख्य रूप से आपको कण दिखाई देंगे। मिट्टी में हम जब देखते हैं तो मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जो कण है वो दिखाई देते हैं। अब जो ठोस भाग है उसमें कण तो हमें नॉर्मली दिखाई देते ही हैं, लेकिन उसके साथ में हमें ऑर्गेनिक मैटर भी दिखाई देता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि कार्बनिक पदार्थ से बने हुए भाग, जैसे कोई सेकेराइड हो सकता है, कोई ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है। इसके अलावा जो और चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कार्बन से बनी हुई वसा हो सकती है, लिग्निन हो सकता है, या मान लो हुमस आपको दिखाई दे सकता है। जो लास्ट अवस्था होती है डिकम्पोज होने के बाद में ऑर्गेनिक मैटर की, वो होती है हुमस। और हुमस आपको लास्ट में दिखाई देता है, जो कि मिट्टी में हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ का एक मुख्य अंश है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको दिखाई देगी। तो इनको हम पहले तो ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग जो आधा भाग है वो रंध्रावकाश का होता है, यानी कि 50% भाग हमें किसका देखने को मिलता है, रंध्रावकाश का। और जो ठोस स्पेस होता है वो 50% के रूप में हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है, यानी कि दोनों चीजें कैसी है, 50-50% में है। ठीक है। अब इनको हम फर्दर आगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कि आगे और भागों में बांट देंगे। और वो किस प्रकार से बांटेंगे, देखो, रंध्रावकाश, रंध्रावकाश का मतलब है कि जो मिट्टी के कण है उनके मध्य स्पेस है, और उस स्पेस में मुख्य रूप से आपको जल और पानी यानी कि वाटर और एयर देखने को मिलती है। तो उन्हीं की हम बात करेंगे। एक तो रंध्रावकाश में वायु देखने को मिलती है, दूसरी जो रंध्रावकाश में चीज देखने को मिलती है वो होती है जल, जल देखने को मिलता है। ठीक है। अब इनकी क्या क्या परसेंटेज रहता है, तो हम ये कहते हैं कि एवरेज इनका जो परसेंट है इस 50 में से 25%, और जल जो होता है वो भी 25% देखने को मिलता है, यानी कि दोनों आधे आधे होते हैं। हाँ, नॉर्मली ये हो सकता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है सिंचाई करने के 2 घंटे के समथिंग बोल सकते हैं, या 3 घंटे तक पानी अधिक देखने को मिल सकता है। 25% से भी ज्यादा क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। दूसरी तरफ जो सूखी मिट्टी है उसमें पानी नहीं है, पानी गहराई में जा चुका है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि वहां पर एयर ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो 25% से ज्यादा एयर भी हो सकती है।
हम ये एक एवरेज लगा के चलते हैं कि लगभग 25-25% यानी कि दोनों आधे आधे पाए जाते हैं, वाटर और एयर। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है कि 25% ही हो, ये ऊपर नीचे होता रहता है कंडीशन के हिसाब से। जहां पर हम पानी देते हैं या मान लो मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा है, सिंचाई करते हैं, उस टाइम पे मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब मिट्टी सूखी होती है उस टाइम पे हमें एयर ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी तरफ हम बात करें सॉलिड स्पेस की, दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सॉलिड स्पेस की। अब देखो सॉलिड स्पेस का मतलब है कि हमें मिट्टी और पानी जो है वो कहां पे है वो आपको देखने को, ये जो भाग है यदि इनकी हम बात करें तो मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं। हम जानते हैं मिट्टी में 3 प्रकार के मुख्य रूप से कण पाए जाते हैं, सेंड के, सिल्ट के और क्ले के। ठीक है, इनकी भी हम बातें करेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब इनकी बातें करेंगे। इनके मध्य में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा, पानी और एयर दोनों मौजूद होगी। ठीक है, तो ये स्पेस के अंदर देखने को मिलती है, जो बीच वाला दानों के अंदर जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है उसमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ ये सॉलिड जो भाग है, ये खुद ये दाने सॉलिड भाग बनाते हैं। अब सॉलिड भाग में हमें 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो हम कहते हैं कि खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ का मतलब है मिनरल्स, खनिज पदार्थ होते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि खनिज पदार्थ के अलावा हमें कार्बनिक पदार्थ भी देखने को मिलता है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी देखने को मिलता है। ये दोनों चीजें भी हमें इसी में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन है। यहाँ पर आप 50-50 मत करके आ जाना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि खनिज पदार्थ मुख्य रूप से जो है वो रॉक से प्राप्त होते हैं, यानी कि रॉक्स का जब आगे फॉर्मेशन, सबसे पहले जो रॉक्स होती है उनसे वेदरिंग होती है, रॉक्स की वेदरिंग से जो है वो मिनरल बनते हैं, और मिनरल्स आगे टूटकर ही किसका निर्माण करते हैं, जो सॉलिड स्पेस है उसका। तो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि खनिज पदार्थ इसमें ज्यादा मात्रा में होते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से मिट्टी बनी ही किसकी होती है, खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हम कहते हैं कि रॉक्स होती है, रॉक्स टूटने के बाद में मिनरल्स बनाती है, और मिनरल्स टूटकर क्या बनाते हैं, ये अपनी मिट्टी बनाते हैं। तो मुख्य रूप से जो भाग है ठोस भाग में है वो मिनरल देखने को मिलता है, और मिनरल 45% होते हैं। दूसरी तरफ यदि हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो हम कहते हैं कि कार्बनिक पदार्थ में 5% क्या होते हैं, इनकी मात्रा पाई जाती है। अब आपको कार्बनिक पदार्थ में जीवित कार्बनिक पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ दोनों देखने को मिल सकते हैं। जीवित से मेरा मतलब यह है कि सीधा सीधा हम जो रूट्स है, पौधे की जो रूट्स है उनको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी भी बात करेंगे, एलगी की भी बात करेंगे, जो केंचुए हैं उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी मिट्टी में यदि कोई छोटे मोटे जीव है, जितने भी जीवित भाग है जिनमें कार्बन पाया जाता है, वो सभी किस में आते हैं, कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। इसके अलावा हम जो खाद देते हैं वो खाद डिकम्पोज होकर बाद में हुमस बनाता है, और हुमस भी किसका पार्ट है, कार्बनिक पदार्थ का पार्ट है। तो ये सब चीजें किस में देखने को मिलती है, कार्बनिक पदार्थ में देखने को मिलती है। कार्बनिक पदार्थ को हम आगे फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जीवित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, और दूसरा हम मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में इनको बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंपोजिशन में याद रखनी है। यही पोर्शन है जो आपको मुख्य रूप से कंपोजिशन में ध्यान रखना है। इसमें कुछ जो जितनी भी बेसिक बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी, कि वायु किस प्रकार से घटती है, जल किस प्रकार से बढ़ता है, इनका क्या क्या कंपोजिशन रहता है। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ है उनमें मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं, रॉक्स के ही टूटे हुए भाग होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब इसमें पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से जो कार्बनिक मैटर होता है, यानी कि जीवित और जो मरे हुए हैं, उन सभी के पार्ट्स किस में शामिल होंगे, कार्बनिक पदार्थ में। तो ये आपका जो पहला भाग था उसकी हमने बात कर ली नॉर्मली। इसमें ऊपर नीचे जो बातें हैं उनकी भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करते हैं, सॉइल प्रोफाइल की। अब देखो सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब है मृदा परिच्छेदिका। हिंदी में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगी मृदा परिच्छेदिका। क्या देखने को मिलेगी, परिच्छेदिका। ठीक है, तो मृदा परिच्छेदिका का मतलब है कि जब हम मिट्टी को जनरल भाषा में यदि हम सॉइल प्रोफाइल को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी को जो वर्टिकली काटते हैं, ऊपर से नीचे तक काटते हैं, तो हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है,
चाहे वो कलर के आधार पे हो, चाहे वो कंपोजिशन के आधार पे हो, वो किसी भी आधार पे दिखाई दे, लेकिन हमें लेयर्स दिखाई देती है और उन्हीं लेयर युक्त जो मिट्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट क्यों होता है, ये मिट्टी के लिए क्यों जरूरी है, इनके बारे में एक बेसिक बातें हम कर लेते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो रॉक्स थी, वो सोइल थी, वो रॉक्स के रूप में यानी कि चट्टानों के रूप में थी। सबसे पहले किसके रूप में थी, चट्टानों के रूप में। अब ये चट्टानें धीरे धीरे क्या हुई, टूटना शुरू हुई। ठीक है, अब इसमें जब हम टॉपिक पढ़ेंगे भाई रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, वेदरिंग कैसे होती है, तब इसके और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जनरली आप सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि रॉक्स टूटती है और टूटकर क्या करती है, ये फ्रेगमेंट यानी कि इनके अलग अलग जो है छोटे छोटे भाग बन जाते हैं और टूटती हुई ये किसका निर्माण करती है, सोइल का निर्माण करती है। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन करती है। अब हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन तो सोइल का इसी से हो रहा है, इससे चट्टानों से हो रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में जितनी हमें आसानी से दिखाई दे रही है इतनी आसान प्रोसेस भी नहीं है। इसमें सबसे पहले जो कण है वो टूटकर छोटे छोटे कणों में बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है सोइल प्रोफाइल का निर्माण होना। ठीक है, सिर्फ कणों का निर्माण हो जाना ही सोइल का निर्माण नहीं हो जाता है, उसके अलावा उसमें जो अलग अलग लेयर्स बनती है उसे भी हम कहते हैं सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें दो मुख्य भाग है। पहला भाग तो हम ये कहते हैं कि रॉक्स से टूटकर क्या होती है, रॉक्स तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उसमें पत्थर होते हैं, तो वो टूटकर, पत्थरों को हम सोइल थोड़ी बोलते हैं, उनको हम सोइल नहीं बोलते हैं, वो टूटकर पहले छोटे छोटे भागों में बदलते हैं, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाएंगे और उन फ्रेगमेंट्स का क्या होगा, जब मान लो नदी के द्वारा या किसी भी माध्यम से वो बहाकर लाए जाएंगे, उसके बाद में वो एक जगह पर जमा हो जाएंगे। फिर जमा होने के बाद में लगातार उनमें प्रोसेस चलती रहेगी। पानी मान लो जब भी बरसात आएगी उन पे पानी गिरेगा और पानी गिरने के साथ में ही इनमें प्रोसेस स्टार्ट होगी सोइल फॉर्मेशन की। और सोइल फॉर्मेशन का मतलब है ये लेयर्स बनना, इन लेयर्स का निर्माण होना ही सोइल क्या है, एक तरह की सोइल का निर्माण होना है। तो जहां पर हम ये कहते हैं कि मृदा की परिच्छेदिका का निर्माण होना, ये सोइल फॉर्मेशन है। इसके साथ में हम ये कहते हैं कि सोइल का निर्माण होना, इसका मतलब मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होना है। ठीक है, तो सोइल फॉर्मेशन एक बड़ी प्रोसेस है और इस मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होना ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं कि सोइल फॉर्मेशन तो एक लंबी प्रोसेस है जिसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, रॉक्स का जो वेदरिंग है वो भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, फिर वो एक जगह ठहरते हैं, फिर उनमें वेदरिंग की वो वेदरिंग क्या, ये सोइल प्रोफाइल की जो प्रोसेस है, सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रोसेस चलती है और वो चलकर फिर आगे चलकर सोइल का निर्माण होता है। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए हम एक जो जनरल सा डिस्कशन है वो करते हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। देखो, सोइल प्रोफाइल हमने कहा कि सोइल प्रोफाइल मृदा की एक खड़ी कटान है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मृदा की खड़ी कटान को ही हमने क्या कहा है, सोइल प्रोफाइल कहा है। अब सोइल प्रोफाइल में अलग अलग संस्तर देखने को मिलते हैं। संस्तर का मतलब है अलग अलग हॉरिजॉन्स, एक तरह की लेयर्स बोल सकते हैं हम। क्या देखने को मिलती है, लेयर्स देखने को मिलती है। अब ये जो लेयर्स है इनको अलग अलग नाम देते हैं और नाम में हम कहते हैं एक ओ होरिजोन यानी कि ओ संस्तर, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ओ संस्तर। दूसरा हम कहेंगे ए होरिजोन, क्या बोलेंगे, ए होरिजोन या ए संस्तर। ठीक है, फिर हम कहेंगे बी होरिजोन या बी संस्तर। इसके बाद में कहेंगे सी संस्तर और लास्ट में हम कहेंगे जो लास्ट वाली लेयर है जो कि जिसमें मुख्य रूप से चट्टानें ही पाई जाती है, यहाँ पर आपको चट्टानें ही देखने को मिलती है, इनको हम कहेंगे रॉक्स। क्या बोलेंगे, रॉक्स। ठीक है, तो ये चार तो हमारे संस्तर है और ये लास्ट में जो है रॉक्स है। ठीक है, इनको हम मिट्टी नहीं बोलते हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सिर्फ प्रारंभ हो रही है, यानी कि इसको हम पेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं। जो पेरेंट मटेरियल का मतलब ऐसा पदार्थ जहां से मिट्टी का निर्माण होता है,
तो जो सोइल है उसके लिए रॉक्स ही यानी कि चट्टाने ही एक तरह की क्या होती है, पेरेंट मटेरियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेदरिंग तो प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी वो जो रॉक्स है वो काफी बड़े बड़े ढेलों के रूप में है। रॉक्स कैसी है, अभी बड़े बड़े ढेलों के रूप में है, तो हमने इनको पेरेंट मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ के रूप में बोल दिया है कि ये पैतृक पदार्थ है जिनसे सोइल का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम इसकी बात करें तो यहां से मुख्य सोइल स्टार्ट होती है। यहां से क्या होती है, मुख्य सोइल स्टार्ट होती है, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। वो ये तीनों जो संस्तर है यानी कि ओरिजोन्स है वो देखने को मिलते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन। दो चीजें होती है, एक थोड़ी गहरी देखने को मिलती है, ये मान लो इसको मैंने ऐसे गहराई से दर्शा दिया, ये लेयर ऐसी है जो आपको गहरी दिखाई देगी। ठीक है, क्यों दिखाई देगी इसका कारण भी पढ़ेंगे हम अभी। ये मान लो ये एक लेयर है जिसका हल्का डार्क रंग है। दूसरी जो लेयर्स है उसकी बात करें हम तो इसका थोड़ा ब्राइट है, इससे ये थोड़ी सी क्या है, ब्राइट देखने को मिलती है। ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं तो ब्राइट देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखो ब्राइट हो गई। अब इसकी बात करते हैं भाई, ये ब्राइट क्यों होती है और ये ऊपर वाला होरिजोन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहां पाया जाता है, इसकी बात करते हैं। देखो होता क्या है कि जब मिट्टी बनना प्रारंभ होती है तो जहां पर जो एरिया है जंगल वाला एरिया है, जहां पर किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, तो जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है, खेती नहीं की जाती है, वहां पर लगातार जो जंगलों से पत्ते और मान लो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है वो ऊपर गिरता रहता है मिट्टी के ऊपर और उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है। ठीक है, तो ये वह लेयर है, ओ का मतलब यहाँ है ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, ओ का मतलब ऑर्गेनिक है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहां पर मिट्टी में कल्टीवेशन नहीं होता है उस मिट्टी पर लगातार जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिलता रहता है और एक ऐसी डार्क ब्लैक कलर की लेयर बना देता है जिसमें मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैटर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ये डार्क कलर का है। पहली बात तो ये कैसा है, डार्क कलर का देखने को मिलता है और डार्क कलर में हम यदि इसका कलर ले तो इसको और भी ज्यादा डार्क कर देते हैं, ये डार्क कलर है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है किसमें, ओ होरिजोन में। इसके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, हमें जो जंगलों की मिट्टी है वहां पे देखने को मिलेगा, या पर्वतीय मिट्टी है जो पर्वतों पे पाई जाती है वहां पे देखने को मिलेगा। कल्टिवेटेड सोइल में ये नहीं देखने को मिलेगा, जहां पर खेती करते हैं वहां पर ये होरिजोन नहीं होगा, अनुपस्थित रहेगा। दूसरी बात, इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी मात्रा में पाया जाता है, खूब मात्रा, काफी का मतलब हो गया 25 से लेकर 20% से ऊपर तक। ठीक है, क्या होता है 20 से लेकर 25% तक क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। तीसरी तरफ हम जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें वो हम ये कह सकते हैं कि इस होरिजोन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या बोलेंगे, आगे की जो हम बात करेंगे इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे और वो किस आधार पर, ऑर्गेनिक लेयर फर्स्ट और ऑर्गेनिक लेयर सेकंड, दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक लेयर फर्स्ट और ऑर्गेनिक लेयर सेकंड क्या है, कार्बनिक पदार्थों की एक लेयर बन जाती है। इस ऊपर वाली लेयर में जो आपको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेगा वो अनडिकम्पोज रहेगा, यानी कि डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा लेकिन डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ। डिकम्पोजिशन का मतलब है सड़ना या मान लो गल जाना। तो गल जाना यदि हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर से जमा होता रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, नीचे जाते हुए धीरे धीरे सूक्ष्म जीव उसको क्या करते रहेंगे, डाइजेस्ट करते रहेंगे, उसको अपघटित करते रहेंगे। तो अपघटन यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो अधिक अपघटन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपघटन क्या है, अपघटन हमको देखने को मिलता है लेस, कम अपघटन है, ये कम अपघटित है ये कह सकते हैं। और ये क्या है, अधिक अपघटित। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें दोनों लेयर के रूप में देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक मैटर में तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये जंगलों में पाया जाता है, दूसरा ये कल्टीवेटेड सॉइल में नहीं पाया जाता है, तीसरी बात इसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज्यादा होता है, और चौथी बात हमें देखने को मिलती है कि इसमें दो लेयर्स होती है।
आगे बात करें हम ए हॉरिजॉन की, तो ए हॉरिजॉन में हम सिंपल सा एक बात ये जानते हैं कि यहाँ पर जब बरसात होगी तो ऊपर से क्या होगा, पानी नीचे की ओर आएगा, और पानी नीचे की ओर आएगा तो उसके साथ में हमें कले के कण, मुख्य रूप से किस किस के, एक तो कले के कण, इसके साथ में आयरन और एल्यूमिनियम के भी कुछ कण और कुछ साल्ट भी होते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बोलते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और कले के कण क्या करेंगे, पानी के साथ ऊपर से जो है घुलकर नीचे आएंगे, इस हॉरिजॉन में आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूविएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इल्यूविएशन। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं, यदि इंग्लिश में, क्योंकि इल्यूविएशन लिख रहा हूं तो इसको आप भी इंग्लिश में मतलब हिंदी में इल्यूविएशन ही लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेज है और इसका हिंदी में कुछ खास नाम नहीं है। आपको इंग्लिश में लिख के आना है इसको, इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन, दो प्रोसेज पढ़ेंगे, दोनों की बात करेंगे, और दोनों को आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इल्यूविएशन ही। दूसरी बात करें हम, भाई ये गुलगुला के पानी के साथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो हमें देखने को मिलता है, इसमें एक दो बातें ये ध्यान रखनी है कि ये कल्टीवेटेड सॉइल का पहला संस्तर है, यानी कि पहला हॉरिजॉन है। दूसरी बात, ये कल्टीवेटेड सॉइल में पाया जाता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे इल्यूविएशन कहते हैं। इसमें कले, आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि हुमस, ये सब किसके साथ मिलकर पानी के साथ ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो हुमस है, हुमस की वजह से जो मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है, डार्क होता है। तो यहाँ पर हुमस तो घुल के पानी के साथ नीचे आ गया, तो इस जो हॉरिजॉन है इसका रंग आपको थोड़ा लाइट देखने को मिलेगा, और इस हॉरिजॉन का जो रंग है वो थोड़ा आपको डार्क देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसकी हम अभी बात करेंगे। इसमें दूसरी प्रोसेस होगी, इनका जमाव होगा। इनका क्या होगा, जमाव। पहले तो ये घुलकर निकल रहे थे और यहां आकर दूसरे संस्तर में आकर ये जमा हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं मेटर्स का, ऊपर वाले जो मेटर्स है इनका जमाव होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइल्यूविएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइल्यूविएशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो दो चीजें हमें देखने को मिली, पहला तो ये सारा मैटर जब पानी के साथ घुलकर नीचे आता है, इस प्रोसेस को हम इल्यूविएशन कहते हैं। यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम आइल्यूविएशन कहते हैं। आइल्यूविएशन की प्रोसेस आपको बी में देखने को मिलती है, बी संस्तर में, और इसका रंग थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि इसमें हुमस भी होता है, और हुमस आकर वहां जमा हो जाता है बी संस्तर में, इसलिए ये इसकी बजाय थोड़ा डार्क दिखाई देता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इतना कर लिया तो ये भी ध्यान रखो कि ए और बी को हम मुख्य रूप से सोइल बोलते हैं, यानी कि सोलम यही होता है। जब हम सोलम शब्द पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में, लैटिन भाषा का शब्द है जिससे सोइल डेराइव हुई है, यानी कि सोइल इसी शब्द से निकली है। तो ए और बी को मुख्य रूप से हम सोलम ही कहते हैं, और इन्हीं में खेती होती है। ठीक है, ए और बी ही एग्रीकल्चर की क्या है, मुख्य इंपोर्टेंट चीजें हैं, हमारे लिए काम की चीजें ए और बी है। इसके अलावा हम ये कहते हैं ए, बी और सी तीनों को मिलाकर बात करें, ए, बी और सी तीनों को मिलाकर यदि हम कहें तो उसको रिगोलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिगोलित बोलते हैं, इसको हम रिगोलित बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ए, बी और सी को मिलाकर रिगोलित। जब पेरेंट मटेरियल को भी शामिल कर लेते हैं तब रिगोलित बोलते हैं। ए और बी को हम सोलम बोलते हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। रॉक्स की बात करें तो रॉक्स तो नीचे है, सबसे नीचे। अब देखो, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 5 हॉरिजॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 5 हॉरिजॉन। आपको यहाँ पर 4 हॉरिजॉन तो दिखाई दे रहे हैं, ओ, ए, बी और सी। अब इसके अलावा जो 5वां हॉरिजॉन है वो है ई हॉरिजॉन। क्या है, ई हॉरिजॉन, यानी कि ई संस्तर भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये ई हॉरिजॉन क्या होता है, सिंपल सा ये ध्यान रखो कि जब यहां से इस ए हॉरिजॉन से जिस एरिया से, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जो 2 लेयर्स बन जाती है। 2 लेयर्स कैसे बनती है, हम ये कहते हैं कि एक लेयर तो इस ऑर्गेनिक मैटर के बिल्कुल पास में होती है, यदि ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित है तो, लेकिन कभी कभी ये क्या है, अनुपस्थित भी होती है, तो इसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन A2 और A3 यानी कि इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, A1, A2 और A3। अब देखो, ए है जो ओ के पास में है, कभी कभी उपस्थित होती है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलती है। जो A3 है वो बी के पास में है, तो ये बी वाला थोड़ा बहुत गुण बी के और ए के दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। तो इस लेयर को भी हम एक और अलग लेयर में बांट सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ट्रांजिशन लेयर के रूप में दिखाई देती है, यानी कि दोनों के गुण दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, ये जो A2 है ये मुख्य हमारी
हॉरिजॉन है, A2 हॉरिजॉन। यदि A को भी 3 भागों में बांट दे तो उसमें A2 हॉरिजॉन है, ये मुख्य हॉरिजॉन है, और इसी हॉरिजॉन को हम क्या बोलते हैं, ई हॉरिजॉन बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? जहां से इल्यूविएशन की प्रोसेस हो रही है, जहां से इल्यूविएशन यानी कि ये सारी चीजें पानी के साथ घुलकर बाहर निकल रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी हॉरिजॉन को हम ई हॉरिजॉन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया मुख्य रूप से हमें A2 हॉरिजॉन में देखने को मिलती है। तो A2 हॉरिजॉन को ही हम दूसरा नाम ई हॉरिजॉन बोलते हैं। और जब इन सबको हम मिलाकर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल प्रोफाइल की जो हॉरिजॉन्स है उनकी बात करें तो इन सबको मिलाकर बोलते हैं O हॉरिजॉन, A हॉरिजॉन, B, C और इसके साथ में ई हॉरिजॉन। ये 5 हॉरिजॉन होते हैं। R को हम हॉरिजॉन में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो एक तरह की रॉक्स होती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें थी जो हमने सॉइल प्रोफाइल में देखी और कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली है। तो ये 2 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी हमारे ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे। आपको जाना है, वहां पर फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आपको देखकर अपने नोट्स तैयार करने हैं। इसमें सारी चीजें जो मैंने समझाई है वो सारी चीजें दी हुई है। भाई सॉइल कंपोनेंट क्या है, इसमें किस प्रकार की चीजें पाई जाती है, सॉलिड स्पेस होता है, गैस स्पेस यानी कि हम कहते हैं कि मुख्य रूप से इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलती है, एक तो सॉलिड स्पेस, दूसरा रंध्रावकाश यानी कि जो गैस स्पेस के रूप में है वो देखने को मिलता है, पोर स्पेस भी बोलते हैं उसको। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सब की हम बात कर चुके हैं। सभी चीजें, लिक्विड के रूप में पानी होता है, गैस के रूप में एयर होती है, और इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो है डायग्राम के साथ, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपको सारी चीजें एग्जैक्ट जैसे समझनी चाहिए, जिस वे में समझना चाहिए आपको, उसी वे में सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी। तो कहीं पे भी आपको इधर उधर भागने की तो जरूरत है ही नहीं। ये देखो समझाने के लिए सीधा सीधा कह रखा है कि वाटर 25% होता है, एयर 25% होती है, ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 5% पाया जाता है, और मिनरल आपको 45% देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग अलग क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, लेकिन आप सेमेस्टर में है तो थ्योरी वाली चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे। अब आ जाओ, इसमें वही चीजें हैं जो मैंने बताया है। मृदा आयतन के आधार पर हमने सबको अलग अलग भागों में बांट दिया था। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, वही चीजें जो मैंने बताई है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कितना परसेंट, 1 से लेकर 6 बता रखा है, लेकिन आप एवरेज 5%, ध्यान रखो कि मिट्टी में एवरेज 5% तक क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा उसमें मुख्य कौन कौन से अंश होते हैं, इन सब की हम बातें कर चुके हैं। जल क्या है, जल को कैसे समझा है, ये सारी बातें हमने पहले ही क्लास में पूरी कर ली है। आपको ये चीजें पढ़नी है, एक तरफ से आपके नोट्स बनाने के लिए ये चीजें आपको सहायता करेगी। इनमें देख देख कर आप सारी चीजें, क्योंकि जो सोइल प्रोफाइल है उसमें इल्यूविएशन आइल्यूविएशन की इनकी प्रोसेस को मैंने समझा दिया है। ये कुछ जो ए बी ई बी ये दे रखा है ना, ये है ना अंतर्वर्ती संस्तर यानी कि ट्रांजिशन, जो मैंने कहा था ना A2। जब हम ये कहते हैं ना A2 हॉरिजॉन और A3 हॉरिजॉन, इसका मतलब है वो A3 किसके पास में आ गया, B हॉरिजॉन के पास में आ गया। तो A और B इनके दोनों के गुण होते हैं उसमें, तो उसको हम ए बी भी बोल सकते हैं। उसी हॉरिजॉन को हमने ए बी बोला है। ठीक है, इसी प्रकार ई बी, इसी को हम ई बी बोलते हैं। ई बी क्यों बोलते हैं, क्योंकि A2 को हमने क्या बोला था, ई हॉरिजॉन भी बोला था। लास्ट में बताया था मैंने आपको कि यहाँ से मुख्य रूप से इल्यूविएशन की प्रोसेस होती है। इसी हॉरिजॉन को हम ई हॉरिजॉन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, दोनों के गुण रखने वाला हॉरिजॉन है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन लेयर भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब दोनों के गुण रखने वाला। ठीक है, वो चीजें हैं। उसी प्रकार बी ए और बीई ये हॉरिजॉन भी होता है, इनमें भी दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों प्रोसेस को मैंने अच्छे से समझा दिया है। क्या क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर को हम ओ फर्स्ट, ओ सेकंड, ओ लेयर थर्ड के रूप में भी बांट सकते हैं। इसमें अलग अलग भाई जो डिकम्पोजिशन है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है, मध्यम, मॉडरेटली डिकम्पोजिशन और पूर्णतः हाईली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अलग अलग जो संस्तर है उसमें अलग अलग। ऑर्गेनिक मैटर को हमने यहाँ पर 3 लेयर्स में बांटा है, हम 2 लेयर्स में बांट के हमने पढ़ा था। एक ही बात है, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ई क्या होता है, ई संस्तर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, जहां से लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ जो न्यूट्रेंट है उनका घुलकर नीचे जाना। ठीक है, दूसरे संस्तर में जाना, उसी को लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग के बारे में भी मैंने आपको सारी बातें बता दी, यानी कि समझाने की चीजें जितनी भी थी वो मैंने सारी आपको समझा दी है। अब बस आपको इसको पढ़कर एक तरह से आपके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको लेकर लौटेंगे। यदि फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।